माँ की मैयत घर में पड़ी थी और मैं नशे में धत होके होटल के कमरे में अपनी सेक्रेटरी के साथ मसरूफ था। जब मैं घर वापस आया तो मेरे छोटे भाई ने रोते हुए बताया कि माँ की तदफीन को 2 रोज गुजर चुके हैं। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं रोता हुआ कब्रिस्तान भागा, मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी को सामने से आते हुए ट्रक ने जोरदार टक्कर दे मारी। जब मुझको होश आया तो मेरा नाम मुख्तार है और मैं अपने ख़ानदान का बड़ा बेटा था। मुझे यह एहसास बहुत छोटी उम्र से हो गया कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ बाकी सबसे ज़्यादा हैं। मेरे बाद एक छोटा भाई था जो बहुत हसीन था। रंगत साफ, नाक नक्शे तीखे, आंखों में बला की मासूमियत, और एक छोटी बहन थी जो हमेशा अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती। हमारे वालिद का साया हमारे सरों पर नहीं था। मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, सिर्फ माँ की ज़ुबानी सुना कि वो कैसे इंसान थे, किसी हादसे में दुनिया से चले गए, और कैसे माँ ने उसके बाद सब कुछ संभाला। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ किस तरह तंदूर पे रोटियां लगाती थी। वो तंदूर जिसके पास खड़े होने से ही पसीने छूट जाते, जहाँ चंद लम्हे गुजारना भी मुश्किल होता। वो माँ घुटनों वहाँ खड़ी रहती। उसके हाथ जल चुके थे, बाजुओं पे राख की तह जमी रहती, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा के आती और मेरे सामने रोटी रख के कहती, ये मेरे मुख्तार का हिस्सा है। सबसे नरम, सबसे अच्छी रोटी, सबसे ज़्यादा मक्खन वाला निवाला हमेशा मेरे लिए होता। मेरी माँ को मुझसे एक अलग सा लगाव था। हालांकि मेरा भाई मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था, छोटा भी था, मासूम भी था, लेकिन माँ की आंखों में जो चमक मेरे लिए होती वो किसी और के लिए नहीं थी। वो कहती थी, तू मेरी पहली औलाद है, तुझे पा के हम सब कितने खुश हुए थे। तू आया तो हमारी ज़िंदगी में रोशनी आ गई थी। तेरे जैसी मोहब्बत तो किसी और से हो ही नहीं सकती। मेरे दूसरे बहन भाई कभी कभी मुझसे हसद करते, कभी चुपचाप मुझे देखते। जब माँ मुझे गले लगाती या जब मेरे लिए अलग से कुछ रखती तो उनकी आंखों में वो बेआवाज शिकायत होती थी जो बच्चों के दिल में होती है। लेकिन मैं माँ की मोहब्बत पाके इतना मुतमईन होता कि बाकी सब कुछ भूल जाता। वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हुआ, मेरी सोचें बड़ी हुई, मेरे ख्वाब बढ़ते गए, और मैंने माँ के पसीने को कभी रायका नहीं जाने दिया। मैंने दिन रात एक किया, मेहनत की, और फिर वो वक्त भी आया जब हमारा कच्चा घर पक्का हो गया। माँ ने वही तंदूर छोड़ दिया। अब वो एयर कंडीशन वाले कमरे में बैठी होती। उसके पास अलग अलग नौकर थे, कोई खाना बनाने वाला, कोई सफाई करने वाला, और कोई उसके पाँव दापने वाला। मेरी बहन नए यूनिफॉर्म में स्कूल जाती। मेरे भाई की मोटरसाइकिल चमकती और माँ के हाथ में हमेशा मोबाइल होता। मैं एक बड़े ऑफिस का मालिक बन चुका था। मेरे दरवाजे पे गाड़ियां खड़ी रहती, मेरे हाथ में महंगी घड़ियां होती थी, मेरी जेब में ऐसी रकम होती थी जो शायद कभी माँ ने ख्वाब में भी ना देखी हो। मैं अपने आप को कामयाब समझता था। मैं समझता था कि अब जिंदगी मेरे कब्जे में है, मैंने गुर्बत को शिकस्त दे दी है। लेकिन इस फतेह के बाद जो खालीपन मेरे अंदर आया वो शायद कोई और न समझ पाता। मैंने अपनी तन्हाई को पैसे से भरना चाहा, वो काम करने शुरू किए जो मैं कभी नहीं करता था। शायद हर वो काम जो एक अमीर मर्द करता है मैंने भी किया। खूबसूरत औरतें, महंगे होटल, शराब, सिगरेट, रातों की रौनकें, लेकिन उन औरतों से मेरा कोई रिश्ता नहीं होता था। वो सब वक्ती थीं, आरज़ी थीं, और मैं भी जानता था कि उनकी मुस्कुराहटें मेरे नोटों से जुड़ी हैं, ना कि मेरे दिल से। उनकी हंसी में वो खलूस नहीं होता था जो कभी माँ की थकी हुई मुस्कुराहट में होता था। वो खाली हाथ आती थीं और मेरे पैसे लेके चली जाती थीं, और मैं खाली दिल के साथ बिस्तर पे लेट जाता था। मुझे लगता था मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ, लेकिन हर बार कुछ छूट जाता, कुछ टूट जाता, और उस टूटने की आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई देती। इंसान जब अपनी कहानी किसी को सुना रहा होता है तो वो उसका मजलूम किरदार खुद को ही बना के बयान करता है। मैं भी शायद यही कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजलूम नहीं बल्कि जालिम बन गया। जिनके लिए मैंने पैसे कमाए थे मैं उनको ही भूल गया। मैं रातों को अक्सर देर से घर आता जब पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा होता, जब हर घर की लाइट बंद होती, हर खिड़की खामोशी में ढकी होती। तब मैं अपनी गाड़ी की रोशनियों के साथ गेट पे आके हॉर्न देता। दरवाज़ा खुलता, नौकर मुझे सलाम करता, मैं अंदर दाखिल होता। माँ कभी दरवाजे पे नहीं आती थी, वो तो बूढ़ी हो चुकी थी। सारी जिंदगी की मेहनत ने उसके जिस्म को थका दिया था। वो 8-9 बजे ही जागती और सो जाती, और मेरी जिंदगी तो 8-9 बजे से जागती। मेरे दिन का आगाज उस वक्त होता जब लोग सोना शुरू करते। मैं दोस्तों के साथ होटलों में बैठता, चाय पीता, कहे लगाता, हम प्लान बनाते कि आज कहाँ जाना है। कभी किसी पार्क में जाते, कभी किसी क्लब में। वहाँ रोशनियों की चमक होती,
तेज मौसीकी होती, नाचती हुई लड़कियां होती, हंसती हुई आवाजें होती और मैं उन सब में खुद को बड़ा मुकम्मल महसूस करता। कभी किसी डांस क्लब में घुस जाता जहाँ शोर ही शोर होता, रोशनियों में आंखें चुंधिया जाती। कभी किसी तवाइफ के कोठे पे चला जाता जहाँ चमकती साड़ियों में लिपटी औरतें अपने जिस्म को बेच रही होती और मैं नोटों की गड्डी निकाल के हवा में उछाल देता जैसे कोई बादशाह हो। नशे में जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कभी शराब, कभी कुछ और, फिर रातों को गाड़ी में मौसीकी लगा के सड़कों पे घूमता रहता। मैं समझता था ये सब जिंदगी है, ये सब मेरी कामयाबी की अलामतें हैं। मैं वापस आता तो अंधेरे कमरे में सो जाता और जब सूरज सर पे आ जाता तो उठता, शॉवर लेता, लिबास पहनता और दफ्तर चला जाता। दफ्तर में मेरा रवैया वही होता जो एक मगरूर इंसान का होता है। मातहतों पे गुस्सा निकालता, हुक्म देता, नजर रखता। खास तौर पे नई आने वाली लड़कियों पर मैं नजर डाल के उनको पूरा तोलता। उनके लिबास पे, उनकी चाल पे, उनकी आवाज पे गौर करता, फिर उनसे बात करने के बहाने ढूंढता। कुछ को चाय पे बुलाता, कुछ से काम के बहाने गुफ्तगू बढ़ाता। फिर दिन खत्म होता और मैं वापस उसी दुनिया में चला जाता जहाँ पार्टी थी, रक्स था, कह कहे थे और वक्ती ताल्लुकात थे। और ऐसे में ना जाने कितने दिन गुजर जाते जब मेरी माँ ने मेरी शक्ल नहीं देखी होती, मेरे बहन भाइयों ने मुझसे कोई बात न की होती। कभी कभार जब उनसे सामना हो जाता तो वो कहते, भाई कुछ तो करो। मैं सरसरी अंदाज में पूछ लेता, हाँ जी क्या है, पढ़ाई ठीक जा रही है, कोई मसला तो नहीं, पैसे चाहिए, ये लो पैसे। और वो चुप हो जाते। मेरे लिए शायद मैं उनका बड़ा भाई था, लेकिन उनके लिए मैं सिर्फ वो इंसान रह गया जो पैसे देता है लेकिन वक्त नहीं देता। और माँ के लिए तो बेटा कभी बैंक नहीं होता। एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ हमारा प्लान कैंसिल हो गया तो मैं कुछ देर घर में रुक गया। शाम के वक्त मैं अपने कमरे में बैठा था तो मेरी माँ दबे पाँव मेरे पास आके बैठ गई। उसे बड़े प्यार से कहा कि बेटा एक ही घर में रहते हैं लेकिन आज कितने दिनों के बाद तेरी शक्ल देखी, तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया। इतना बड़ा घर है, मैं तुझे आवाज देती हूँ, मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंचती। हर तरफ नौकर ही नौकर हैं, उनकी शक्लें रोज नजर आती हैं लेकिन तेरा चेहरा नहीं पता। आखिरी बार हमने साथ बैठ के खाना कब खाया? याद है जब हम गरीब थे तो एक ही प्लेट में खाते थे। मैंने कुछ देर सोचा, फिर हंसा और कहा, अम्मा उस वक्त को भूल जा, वो कौन सा अच्छा वक्त था। आज हम अमीर हैं और अमीरों के घरों में तो यही होता है। बड़े बड़े घर होते हैं तो आवाजें दब जाती हैं, एक कोने से दूसरे कोने में बात पहुंचती नहीं। अगर मैं घर पे बैठा रहूंगा तो कमाई कौन करेगा? और ये सब जो आज तुम्हारे सुकून के लिए किया है, ये भी तो काम की वजह से हुआ है। मेरी माँ ने बड़े सुकून से कहा, बेटा मेरा सुकून तो तेरे साथ बैठने में है, तेरे चेहरे को देखने में है। मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मैंने माँ की तरफ देखा और दिल में कुछ चुभ सा गया, लेकिन मैंने चेहरे पे वो तासुर जाहिर न होने दिया। उसी लम्हे मेरा फोन बजा। मेरा दोस्त कह रहा था कि फिक्र न कर, एक जगह का प्लान कैंसिल हुआ तो क्या, दूसरी जगह चलते हैं। मैं उठा, कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। माँ ने कुछ कहना चाहा लेकिन मैं दरवाजे से निकल चुका था। वो वहीं बैठी मुझे जाते हुए देखती रही और फिर मैं उसी तरह रात में खो गया। यही मामूल बन चुका था। हफ्ते गुजरते गए, महीने बीतते थे। माँ मुझे देखने को तरस जाती और मैं उसकी आंखों में झांकने से कतराता, क्योंकि शायद मुझे मालूम था कि इन आंखों में जो सवाल होते हैं उनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आजकल मुझे एक लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। वो मेरे ऑफिस में मेरी सेक्रेटरी थी और शायद मेरी पसंद से भी ज़्यादा वो मेरे दिल के करीब होती जा रही थी। मेरे ऑफिस का माहौल वैसे ही कुछ ख़ास सा था। मैंने ख़ास हिदायत दे रखी थी कि ऑफिस में ज़्यादातर स्टाफ लड़कियों पर मुश्तमिल होना चाहिए और वो भी कोई आम सी ना हो। हर एक की शक्ल सूरत जाज़िब नज़र हो, खूबसूरत हो, नाजुक हो, हंसती मुस्कुराती हूँ, ताकि जब मैं ऑफिस कदम रखूँ तो मेरा दिल खुश हो जाए, मेरी तबीयत हशाश बशाश हो जाए। मैंने अपने मैनेजर से साफ कह रखा था कि कोई मोटी, बदनुमा या आम सी लड़की नजर ना आए। मुझे अपने ऑफिस को एक ख्वाब जैसा बनाना है। और वो मैनेजर भी मेरा ही वफादार था। उसने मेरी बात को हमेशा मुकद्दम रखा और स्टाफ भी उसी हिसाब से रखा। खूबसूरती को काबिलियत पे तरजीह दी गई और उन्हीं में से एक नई लड़की सोनिया भी आ गई। सोनिया हद से ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे किसी फिल्म का सीन हो, जैसे कोई खुशबू कमरे में आ जाए और आप पलट के देखने पे मजबूर हो जाएं। उसकी चाल में नज़ाकत थी, उसकी आवाज़ में मिठास थी और उसके अंदाज में एक ऐसी बेसाख्तगी थी जो सीधा दिल में उतर जाए। शायद वो मुझे पसंद भी करती थी क्योंकि वो हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहती,
छोटे छोटे बहानों से मेरे कमरे में आती, फाइलें दे के रुक जाती, मेरे चेहरे को कुछ देर तक देखती रहती, कभी मुस्कुरा देती, कभी खामोश हो जाती, और मैं भी उसके इस अंदाज पे दिल हार बैठा। ये जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, ये धीरे धीरे परवान चढ़ती है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई खुशबू कमरे में फैलती है, जैसे ठंडी हवा किसी गर्म दिन में आपके चेहरे को छू ले। लेकिन मोहब्बत के अलावा जितने ताल्लुकात होते हैं वो धीरे नहीं होते, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, उनमें ठहराव नहीं होता, और हमारे दरमियान भी कुछ ऐसा ही होने लगा। एक दिन बातों ही बातों में मैंने सोनिया से कहा, कहीं बाहर चलें, कुछ वक्त एक साथ गुजारें, और वो बगैर किसी झिझक के मान गई। और ये मेरे लिए हैरत की बात नहीं थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो मेरे लिए अपना दिल नरम कर चुकी है। हम एक 5 स्टार होटल में चले गए। वो होटल अपने आराम और शान और शौकत के लिए मशहूर था। वहाँ की रूम सर्विस मुफ्त थी। मैंने उससे कहा, ये फ़ोन रखा है, ये बटन दबाना है, जो दिल चाहे मंगवा लो, जो खाना है खाओ, जो चीज़ चाहिए हो बिला झिझक मांगो। लेकिन सुनो, घर बता के तो आई हो ना कि 3-4 दिन मेरे साथ रहोगी। उसने हंसते हुए कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली जो मेरे साथ बगैर किसी सवाल के हर लम्हा गुजारने को तैयार थी, और मैं इस बात पे बहुत खुश था। हम दोनों उस होटल में रहने लगे जैसे दुनिया से कट के एक नया जहां बसा लिया हो। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। ऑफिस वालों को पहले ही कह दिया था कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। घर वालों को तो वैसे भी मेरी परवाह नहीं थी। बहन भाई अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ थे। माँ को तो फ़ोन इस्तेमाल करना आता ही नहीं था, और मैं भी तो यही चाहता था कि मुझे किसी की फ़िक्र ना हो। मैं उन दोनों को अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में शुमार करने लगा, जब मेरे पास हर चीज़ थी, दौलत, ताकत, और अब एक हसीन चेहरा भी जो मुझे बेलौस देख रहा था। मैं उस लम्हे की रोशनी में आंखें बंद करके बैठा रहता, जैसे किसी जादू के आलम में हूँ। 3-4 दिन हमने ऐसे ही गुजारे, होटल के कमरे में खाने पीने के साथ हंसी मजाक, मोहब्बत के लम्हे, और एक ऐसी दुनिया जो मेरे लिए ख्वाब से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर एक दिन सोनिया ने कहा, अब उसे जाना है, वो अपने घर वापस जा रही है। मैंने मुस्कुरा के उसे रुखसत किया और खुद भी घर की राह ली, जैसे कोई लंबी छुट्टी गुजार के वापस जिंदगी की रूटीन की तरफ लौटता है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे ये भी याद नहीं था कि आखिरी दफ़ा मैं अपनी माँ के लिए खुद से कोई चीज़ लेके गया या नहीं। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को पैसे दे देता हूँ और कहता कि मौसम के कपड़े, रूटीन की चीज़ें अपने लिए भी ख़रीद लेना और माँ के लिए भी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ब्रांडेड कपड़े और जूते पहना करता था। मेरी शॉपिंग उनसे अलग होती थी, और मैं अपनी पसंद की चीज़ से नीचे किसी चीज़ पे गुज़ारा नहीं करता था। सोनिया की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं था। यही नहीं, ना ही कोई किसी का डर था कि ये बात है कि भाई आ जाएगा, बाप आ जाएगा। मैं उसे जब भी बुलाता वो आ जाती। मुझे ये लड़की अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा कुछ दिन उसके साथ और गुज़ारूँगा जब तक मेरा दिल ना भर जाए। यही ठीक है। मेरे चेहरे पे खुशी थी, मेरी तबीयत हशाश-बशाश थी, मेरे हाथों पैरों में जान थी। दिल जैसे पर से जवान हो गया, क्योंकि इन अय्याशियों में पड़ के मेरी उम्र 35 साल हो गई थी। लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की थी। मैं शादी नाम की घंटी अपने गले में नहीं बाँधना चाहता था। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंज़र मेरे तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। घर की दहलीज़ पार करते ही कुछ ऐसा दिखाई दिया जो दिल को अजीब-सी बेचैनी में मुब्तला कर गया। पोर्च में और बरामदे के अंदर बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे। कुछ ज़मीन पे बैठे हुए थे, कुछ दीवारों से टेक लगाए हुए थे। उनके चेहरे पे खामोश सी उदासी छाई हुई थी, और जब उनकी नज़रें मुझ पे पड़ी तो जैसे उनकी आंखों की नमी और ज़्यादा गहरी हो गई। मुझे यूँ लगा जैसे सब मुझे देख के और ज़्यादा संजीदा हो गए। मैंने कहा, क्या हुआ, आप लोग यहाँ कैसे आए? इतने लोग कैसे इकट्ठे हो गए? ये सब तो हमारे दूर पार के रिश्तेदार हैं जो सालों बाद भी मुश्किल से आते हैं। मैं हैरान भी हुआ और उलझन का शिकार भी। अंदर कदम बढ़ाए तो माहौल में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा बोलती है। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मेरे छोटे बहन भाई मेरी तरफ लपके। उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो मेरे गले से लग के फूट फूट के रोने लगे। मैं घबरा गया। मैंने कहा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ क्या हुआ है, सब इतने परेशान क्यों हैं? मेरे भाई ने रोते हुए कहा कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मैंने फौरन कहा, क्या मतलब नहीं रही, ये कैसे हो सकता है? कल तो मैं घर से निकला था और आज ये सब सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा, अम्मी को दफन किए 2 दिन हो गए। ये सुन के मैं जैसे सुन हो गया। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने दीवार का सहारा लिया और एक बार फिर सवाल किया कि क्या हो गया था अम्मी को, कैसे हुआ, क्या हुआ था? वो तो बिल्कुल ठीक थी। मेरे भाई ने रोते हुए कहा कि वो अपने कमरे में सोते जागते सुबह से कह रही थी कि उनका दिल घबरा रहा है। बार बार कह रही थी कि मुख्तार को बुला लो, मुझे मुख्तार से बात करनी है, उसके मेरे पास बुलाओ। हम सब बार बार आपका नंबर मिला रहे थे,
लेकिन फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। जब दफ्तर वालों से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई इतला नहीं, न हमें मालूम है कि आप कहाँ हैं। फिर हमने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई तरीका न छोड़ा, आपका फ़ोन बंद था। लोकेशन तक मालूम करने की कोशिश की, लेकिन सब ने यही कहा कि इसमें तो 2-3 दिन लगेंगे। और हमारी बेबसी थी कि अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। शाम हो गई, रात आई, लेकिन आप न पहुँचे, और माँ भी वो रात न गुजार पाई। ना जाने रात की किस पहर वो खामोश हो गई। शायद वो सोते सोते दुनिया से रुखसत हो गई। सुबह जब कमरे में जाके देखा तो उनकी सांस बंद थी, उनकी आंखें बंद थी, उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं थी। फिर भी हमने मैयत को 24 घंटे तक रखा कि शायद आप आ जाएं। बार बार फ़ोन मिलाया, एक एक लम्हा आपका इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब कोई उम्मीद बाकी न रही तो मजबूरन तदफीन करनी पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पे एक पहाड़ रख दिया हो। मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो, मेरे कदम ज़मीन पे जमने लगे। मैंने आंखों में आंसू लिए पूछा कि कहाँ दफन किया है माँ को भाई ने। कब्रिस्तान का पता बताया और मैं बेसाख्ता भागता हुआ गाड़ी में बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था, लेकिन गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जैसे अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो माँ एक बार फिर जिंदा हो जाएगी, जैसे शायद मुझे माफ़ कर देगी। मुझे बस एक झलक देखने की तमन्ना थी। मैं चाहता था कि उनके चेहरे को एक बार देख सकूं, उनकी कब्र पर बैठ के रो सकूं। मेरी आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा था, और दिमाग एक ही जुमले पे अटका हुआ था कि अगर मैं यहाँ होता तो शायद ये सब ना होता। मेरी माँ तन्हा ना मरती, मुझे पुकारती ना रहती। मैं गाड़ी तेजी से दौड़ा रहा था, हर चीज़ धुंधली लग रही थी। सामने से आने वाला एक ट्रक मुझे बिल्कुल दिखाई न दिया। शायद आंखों में बहते आंसुओं ने सब मंजर धुंधला दिए। मैं पूरी रफ्तार से जा रहा था, ब्रेक दबाया लेकिन गाड़ी ना रुकी। एक जोरदार आवाज़ हुई, हर तरफ अंधेरा छा गया। जब होश आया तो खुद को हस्पताल में पाया। इर्द गिर्द मशीनों की आवाज़ थी, नर्सें थीं, डॉक्टर था। मेरी आंखें खुली थीं लेकिन जिस्म बेजान था। मैंने हरकत देने की कोशिश की लेकिन दोनों टांगें जैसे पत्थर हो गईं। डॉक्टर ने आके बताया कि 15 दिन हो गए हैं हादसे के बाद, आपको शदीद चोटें आईं और आपकी टांगों ने काम करना छोड़ दिया है। आप अब चल नहीं सकते। मैंने छत को देखा, मेरी माँ का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। वो चेहरा जो मुझे पुकार रहा था, वो आवाज़ जो मुझ तक नहीं पहुंच सकी, वो दिल जो मुझे एक बार देखना चाहता था, और मैं था जो किसी और की कुर्बत में अपने सबसे कीमती रिश्ते को खो बैठा। डॉक्टर ने कहा था कि अब ये सब कुछ मेरे अपने ऊपर मुनहसर है। वो कह रहा था कि अगर मैंने हिम्मत कर ली, अगर मैंने हौसला किया, अगर मैंने खुद को संभाला तो कुछ ना कुछ मुमकिन हो सकता है। अगर मैंने कोशिश जारी रखी तो शायद मैं स्टिक के सहारे चलने के काबिल हो जाऊं, शायद मैं अपने कदमों पे खड़ा हो सकूं। लेकिन अगर मैंने हिम्मत हार दी, अगर मैंने दिल छोड़ दिया तो फिर सारी ज़िंदगी बिस्तर का मोहताज रहूंगा। वो कह रहा था कि जिस्म का दर्द इतना नुकसान नहीं करता जितनी अजियत इंसान के अंदर से हार जाने की होती है। लेकिन मैं क्या करता, मेरी हिम्मत तो वैसे ही टूट चुकी थी, मेरी रूह जैसे बिखर चुकी थी। मुझे लगता था जैसे ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मेरी माँ मेरे लिए दरवाजे पे खड़ी होती, जब वो रात भर मेरे आने का इंतज़ार करती, जब वो मुझे देखने के लिए तड़पती और मैं किसी होटल के कमरे में किसी अजनबी औरत की कुर्बत में माँ को भूल जाता। यही नाफरमानी थी। मैंने माँ को नज़रअंदाज किया, मैंने उनकी बातों को सुना अनसुना किया, उनकी तलब को, उनकी आवाज़ को अपनी अयाशियों के नीचे दफन कर दिया। और अब जब वो नहीं रही तो दिल चाहता था कि वक्त लौट आए। उसी वक्त मेरी छोटी बहन मेरे पास आई। वो खामोश थी, उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने कहा जब माँ की तबीयत ख़राब हुई, जब वो आखिरी सांसें ले रही थी तो उन्होंने ये डिब्बा मुझे दिया और कहा मुख्तार को दे देना। मैंने उससे कहा खोलो उसके अंदर क्या है। उससे जैसे ही उसे खोला तो अंदर एक पुराना सा ख़त था। उसने वो ख़त मेरे हाथ में दिया, मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। मेरी नज़र जैसे जैसे अल्फाज पे पड़ती गई, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ख़त में मेरी माँ ने लिखा था कि बेटा, जब तू छोटा था तो सारा दिन मुझे बुलाता था, बार बार आवाज़ देता था। मैं चाहे जितनी थकी होती तेरा नाम सुन के तेरे पास आ जाती, तेरा चेहरा देख के मेरी सारी थकन दूर हो जाती। अब तू बड़ा हो गया है, अब तू मुझे भूल गया है, तो अब मेरी आवाज़ नहीं सुनता, अब मेरे पास नहीं आता। मुझे बहुत याद आता है वो वक्त जब तू मेरा नन्हा सा बच्चा था। मुझे दिल से ख्वाहिश होती है कि काश तू दोबारा छोटा बच्चा बन जाए और मैं तुझे अपने सीने से लगा लूँ। वो वक्त औलाद को याद नहीं रहता, लेकिन माँ बाप के दिल में वो लम्हा हमेशा ज़िंदा रहता है। तू हमारे लिए अब भी छोटा है, हम तेरे बड़े होते जिस्म को देख सकते हैं, लेकिन हमारे दिल में तो वही छोटा सा बच्चा है जिसे हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा।
اگر تو میرے پاس آتا تو شاید میرا دل بہل جاتا، میری سانسیں رکنے سے پہلے تجھے ایک بار دیکھ لیتی، لیکن اب بس میری دعا ہے کہ تو ہمیشہ خوش رہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو ایسے چیر رہے تھے جیسے کسی نے میرے سینے پہ چھری رکھ دی ہو۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے وہ ڈبہ ہاتھ میں لیا تو اس میں میرے بچپن کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں، میرے پیدا ہونے کے دن کا ایک ننھا سا لباس، میری پہلی چوسنی، میرے اسکول کا پہلا پینسل باکس، میرے چھوٹے چھوٹے جوتے، وہ سب کچھ جو وقت کے ساتھ میں بھول چکا تھا، لیکن میری ماں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ میرا دل جیسے ٹوٹ کے بکھر گیا، میں صرف چیخنا چاہتا تھا، میں صرف رونا چاہتا تھا۔ کاش میں ان کے گلے لگ سکتا، ان سے معافی مانگ سکتا، ان کے قدموں میں بیٹھ سکتا، لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اب دیر مت کرو، اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، اگر خود کو بچانا ہے تو فوراً سے ہمت کرنی ہوگی۔ ہسپتال سے 1 مہینے کے بعد چھٹی ملی تو میں جسمانی طور پہ کمزور اور ذہنی طور پہ ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب تمہیں خود کو مضبوط کرنا ہے، چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع میں بہت مشکل ہوتا تھا، میرے جسم میں ایسا درد ہوتا جیسے ہر رگ چیخ رہی ہو، ہر ہڈی سوال کر رہی ہو کہ کیوں کیا تھا وہ سب۔ میں قدم اٹھانے کی کوشش کرتا، گر جاتا، بار بار گرتا، بار بار زخمی ہوتا۔ نرس مجھے اٹھاتی، نوکر میرا سہارا بنتے، لیکن میں ہر بار دل میں چھوڑ دیتا، ہمت ہار دیتا۔ میری بہن بھائی اپنے اسکول، کالج اور مصروف زندگی میں مگن ہو چکے تھے، ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں تھا۔ میں جو کبھی سب کا سہارا تھا اب سب کے لیے ایک ذمہ داری بن چکا تھا۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ میری ماں کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی رہی ہوگی، شاید وہ بھی اسی طرح سہولتوں کے درمیان تنہا رہی ہوگی۔ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، اللہ اللہ کر کے اتنا چلنے کے قابل ہوا کہ اسٹک کے سہارے چند قدم اٹھا سکوں۔ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے ایک ڈرائیور رکھ لیا۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ ہر کام خود کروں، کسی پہ بوجھ نہ بنوں، کیونکہ اب مجھے اپنی ماں کی تنہائی کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اب مجھے ان خاموش لمحوں کی اذیت سمجھ آتی ہے جن میں انسان صرف اپنوں کی آواز سننا چاہتا ہے۔ جب میں ماں کی قبر پہ پہلی بار پہنچا تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے سینے پہ کوئی پتھر ہو، جیسے سانس رک کے آتی ہو، جیسے کسی کا انتظار باقی ہو اور وہ شخص اب کبھی لوٹ کے نہ آئے۔ میں نے جب قبر کو دیکھا تو دل مزید بیٹھ گیا۔ قبر میں مٹی کے ڈھیر تھے، ادھر ادھر درختوں کے سوکھے پتے بکھرے تھے، کچھ جھاڑیاں تھیں، کچھ خالی بوتلیں تھیں، جیسے کسی نے عرصے سے خیال ہی نہ رکھا ہو۔ میں جھک گیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے ماں کی قبر کو صاف کرنا شروع کیا، ہاتھوں سے مٹی ہٹاتا گیا، پتے اکٹھے کرتا گیا، زمین سے چپکے ہوئے سوکھے پتے ایک ایک کر کے الگ رکھتا گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں قبر پہ جھک کے رو پڑا، میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بار بار ماں کی قبر کو چومتا رہا، اس مٹی کو اپنی پیشانی سے لگا رہا تھا جیسے وہ اب بھی میری ماں کی خوشبو لیے ہو۔ پھر میں قبر سے لپٹ گیا، میں نے آنکھیں بند کیں اور سر قبر پہ رکھ دیا۔ میں مسلسل معافی مانگتا رہا، مجھے ماں کی آخری فریادیں یاد آ رہی تھیں، وہ لمحے جب وہ مجھے پکار رہی تھی، جب ان کا دل گھبرا رہا تھا اور میں کہیں اور تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کے اپنے دل کی باتیں شروع کی، ماں سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا ماں، میں نے آپ کو نظر انداز کیا، آپ کی آواز نہیں سنی، آپ کی دعاؤں کو سمجھا نہیں، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ماں وہاں میں کافی دیر بیٹھا رہا، لیکن آنکھیں بند تھیں، دل سے ہر دکھ ہر بات ماں کے ساتھ بانٹتا رہا۔ وقت کا احساس ہی نہ رہا، سورج ڈھلنے لگا، اندھیرا پھیلنے لگا اور تب مجھے یاد آیا کہ رات ہو گئی ہے۔ میں بوجھل قدموں سے واپس گھر آ گیا، لیکن دل تھوڑا سا ہلکا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے دل کے اندر دبی گھٹن کو کچھ دیر کے لیے نکال دیا ہو۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کوئی بھی برا کام نہیں کروں گا، کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھوں گا، کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا، ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گا جو دائرہ اسلام سے باہر ہو، اور اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی چاہتی میں کوئی غلط کام نہ کروں، بلکہ اب میں نے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ دینا شروع کیا، غریبوں کی مدد کرتا، ایک آدمی رکھا جسے میں کہتا کہ پتہ کرو کون مستحق ہے اور اس تک مدد پہنچاتا، وہ بھی بنا کسی کو بتائے۔ یہ سب کر کے مجھے سکون ملتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا بدلہ بھی آیا، میری زندگی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کی ایک نئی روٹین بن گئی۔ اب میں روزانہ ظہر کی نماز کے بعد قبرستان جاتا، ماں کی قبر کے پاس بیٹھ جاتا۔ میں نے قبر کو صاف کروایا، قبر کے ارد گرد پتھر لگوائے، بیٹھنے کے لیے سادہ سا بینچ لگوایا، ایک نلکا لگوایا تاکہ آنے جانے والے وہاں سے پانی پی سکیں۔ قبر چونکہ قبرستان کے دروازے کے ساتھ تھی، اس لیے اکثر لوگ وہاں سے گزرتے۔ میں نے قبر کے پاس ایک درخت بھی لگوایا تاکہ اس کی چھاؤں ماں کی قبر کو ڈھانپ لے، ماں کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو۔ روز میں وہیں جا کے بیٹھ جاتا،
2 से 3 घंटे कब्र के साथ गुजार देता, माँ से दिल की बातें करता रहता, उस मिट्टी से लिपट जाता जिसमें माँ सो रही थी। कभी कभी वहां से गुजरने वाले लोग मुझे गौर से देखते, कोई रुक के सलाम करता, कोई दुआ देता, कोई कहता कि बड़ा ही नेक और फर्मा बरदार बेटा है। माँ दुनिया से चली गई लेकिन फिर भी रोज कब्र पे आ बैठता है। कोई कहता बेटा हो तो ऐसा जो मरने के बाद भी माँ को न भूले। मैं उनके चेहरों को देखता और सोचता कि उनको क्या पता कि मैं तो अपनी माँ को जिंदगी में ही भूल चुका था। मैं तो वो बेटा था जो अपनी माँ के दिल की हालत नहीं समझ पाया। मैं वो बेटा था जो अपनी माँ की आवाज़ सुनने के बजाय दुनिया की आवाज़ों में गुम हो गया। अब मैं जो भी कर रहा था वो अपनी टूटी हुई रूह को जोड़ने की कोशिश थी। वो दिल को थोड़ा सा सुकून देने की कोशिश थी जो तड़प तड़प के माँ की आखिरी झलक के लिए बेचैन था। तब मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में जो रिश्ते हमारे साथ होते हैं उनको वक्त देना ज़रूरी है। उनके पास बैठना, उनसे बात करना, उनकी बात सुनना ज़रूरी है। हम समझते हैं कि वक्त बहुत है लेकिन दर हकीकत वक्त सबसे बेवफा चीज़ है। ये किसी का इंतज़ार नहीं करता और ना किसी को मोहलत देता है। क्या पता कब हमारा कोई लम्हा किसी रिश्ते का आखिरी लम्हा बन जाए, कब कोई बात आखिरी बात बन जाए और कब हम सिर्फ पछतावे के साथ रह जाएं। अब मैं चाहूँ भी तो कुछ नहीं कर सकता। अब चाहूँ कि माँ से बात करूँ, उनके कदमों में बैठ जाऊँ, उनका चेहरा देखूँ तो नहीं देख सकता। अब मैं चाहे जितना भी वक्त कब्र के साथ गुजार लूँ, माँ को तो मैं खो चुका हूँ ना। उनके लम्स को, उनकी महक को, उनकी दुआओं को, वो लम्हे लौट के नहीं आ सकते। ये सब जानने के बाद इंसान टूट जाता है और मैं भी टूट चुका हूँ। अब सिर्फ माँ की कब्र है और मैं हूँ और वो पछतावा है जो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरा करता है, फिर उसको बदल नहीं सकता। फिर बस लोगों को अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाते हुए ही उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन वक्त रहते ही होश के नाखून लेने चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।